एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज से हम जो करेंगे वो करेंगे हरियाणा जो सीईटी होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में जैसे कि पूछे जाते हैं उस हिसाब से। नेशनल जीके वगैरह सारी कुछ, फिर हरियाणा जीके भी आएगी इसमें, और इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जो जो टॉपिक एचएसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में ये सारा का सारा हम प्रैक्टिस सेट करेंगे पूरे 100 क्वेश्चन के साथ। 100% इस क्लास में हम करने वाले हैं। ये आपका रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स आप पढ़ चुके होंगे बार बार। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज से हम ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे डेली 2 सेट डालने के, अदरवाइज़ एक तो फिक्स रहेगा ही। और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ पर। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देखे वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट आपके लिए तैयार किया गया है और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। इस क्लास के अंदर आपके 100 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना, सारा जो पेपर एचएसएससी पूछती है उसी पैटर्न पर ये तैयार किया गया है। और ये जो क्वेश्चन सेट जो तैयार किए गए हैं ये किए गए हैं आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा। ठीक है, ये इनके हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप पर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इनका। ठीक है, आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन हम इसमें चेक करते हैं। आज का पहला प्रैक्टिस सेट है इसमें। इस प्रैक्टिस सेट की इंपॉर्टेंस क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो 100 क्वेश्चन है, टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आंसर की दी गई है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको जो दी गई है वो ये है कि इन सभी क्वेश्चंस के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। जो पर्सन है जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सभी का नीचे हल करके सॉल्यूशन दिया गया है। जीके थोड़ी बहुत इंग्लिश में दी गई है, वो आप पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सारे पर्सन जो भी हैं हिंदी वालों का हिंदी में आंसर दिया गया है। कोशिश करी गई कि मैक्सिमम हिंदी में समझाया जाए आपको। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है आसानी से, तो आप आसानी से पढ़ लेना। एक बार क्लास देख लो, क्लास में साथ के साथ आप देखते रहना क्या क्या कुछ किस क्वेश्चन में किस हिसाब से सॉल्यूशन है। उसके बाद ये पीडीएफ अगर आप चेक करते रहना। ठीक है, ये नॉलेज हब पर भी अवेलेबल है और आर्यभट्ट एकेडमी जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं वहाँ पर अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको सारा कुछ वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, फटाफट से ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास। और डेली अब एक प्रैक्टिस सेट तो फिक्स रहेगा, कोशिश करेंगे 2 करने की। तो पहला प्रश्न है आज का, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। द मोस्ट ऑफ ऋग्वेदिक सूक्तास आर डिवोटेड टू। देखो प्रश्न और ऑप्शंस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं आपको। जिसमें आपको आसानी लगे उसमें पढ़ लेना आप। कई बच्चे ऐसे हैं जिसको हिंदी चाहिए, कई को इंग्लिश में भी चाहिए, तो दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो पहला प्रश्न है कि जो ऋग्वेद हैं उसमें जो सूक्त हैं वो सबसे ज़्यादा किस देवता को समर्पित हैं। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या फिर विष्णु को। तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो सबसे ज़्यादा समर्पित है इंद्रदेव को। अगर सबसे ज़्यादा पहली बार पूछे तो वो है इंद्रदेव को, और दूसरे नंबर पर जो समर्पित हैं वो है अग्निदेव को। ठीक है, ऋग्वेद में जो ये सूक्त दिए गए हैं ये सबसे ज़्यादा किस देवता को समर्पित हैं, ये समर्पित हैं इंद्र देवता को। ठीक है, सबसे अधिक इंद्र को है, दूसरे नंबर पर अग्नि को। इंद्र को कितनी बार कहा गया, कितनी बार जिक्र किया गया, 250 बार, और अग्नि का 200 बार। जो डिटेल में बोल रहा हूँ सारी एक्सप्लेनेशन में आपको दी मिलेगी नीचे के जो सॉल्यूशन है वहाँ पर। अगला है प्रश्न नंबर 2, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध पर विजय के संदर्भ में है। अरबों ने जब सिंध पर विजय की थी
तो एक इतिहासकार ने एक कथन कहा था कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय। तो किस इतिहासकार की ये घटना है, मतलब कथन है, ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ, एलिफिस्टीन, लैनपुल और मैक्स मूलर। तो ये कथन जो कहा गया था, ये कहा गया था विंसेंट स्मिथ के द्वारा। विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था ये, ठीक है, जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त करी थी उस समय की, उस घटना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। पहला है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डच यानी कि जो डेनिश लोग हैं उनके कंट्रोल में था, डच जो शासक हो उनके कंट्रोल में था भारत की स्वतंत्रता तक। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही चले गए थे भारत को छोड़कर। ये लगभग 1759 के आसपास ये छोड़कर चले गए थे। तो पहला तो ऑप्शन इसमें ही यहीं से गलत हो चुका है अपना। उसके बाद अगला है ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगाल को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। तो ये सही है, सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है कि जो डच थे उन्होंने पुर्तगालियों से ये छीना था। कोच्चि के ऊपर पहला पुर्तगाल का कब्जा था और उसके बाद डचों ने इसको छीना था पुर्तगालियों से। स्टेटमेंट बी सही है। स्टेटमेंट सी भी एक बार पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है? आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ये उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है। पहले कोच्चि पर सबसे पहले अधिकार था पुर्तगालियों का, उसके बाद इस पर डचों ने शासन किया था। जो ऑप्शन बी और सी है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिए गए हैं, ठीक है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं। ब्रिटेन पे तो सभी, इंडिया के लगभग सभी हिस्सों पर ब्रिटेन का कब्जा रहा है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कथन स्टेटमेंट सही है, वो स्टेटमेंट बी कि डचों ने जो कोच्चि है जो आज का, वो पुर्तगाल से छीना था, ठीक है। और कब बनाए थे सेंट विलियम कॉलेज? ये बनाया था 1663 में। 1663 में यहाँ पर जो विलियम, जो फोर्ट विलियम जो किला है उसकी स्थापना करी थी। डच पहले देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फेडरल सिस्टम? अब आपको ये समझनी होगी संघीय प्रणाली होती क्या है। संघीय प्रणाली का अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो इंडिया याद रखना, अपना जो भारत है, भारत में संघीय प्रणाली है। अब ऑप्शन देखो, भारत को याद करते हो आपको देखना है कि इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट सत्र होते हैं। सरकार के 2 लेवल होते हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। अगला है कि सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती हैं। इंडिया के संविधान की बात करें तो उसमें भी जो सरकार की जो भी जवाबदारी है वो सारी की सारी लिखी गई है संविधान के अंदर। स्टेटमेंट बी भी सही है। स्टेटमेंट तीसरी है कि सरकार की विधायी और कार्यपालिका और शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। यानी कि विधायी और कार्यपालिक शक्तियों के बीच में कोई पृथक्करण नहीं होता। ये स्टेटमेंट 3 है। और स्टेटमेंट 4 है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके उपबंधों के निर्वाचन और विवादों के मामले में मध्यस्थता की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो देखो स्टेटमेंट 3 है ना, ये गलत है। आप इंडिया को ध्यान में रखो और आपको देखो हमारे यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका तीनों के अलग अलग कार्य दिए गए हैं। तो ये संघीय शासन की विशेषता होती है, अलग अलग कार्य, लेकिन इसमें दिया है कि पृथक्करण नहीं होता, जो गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 5। देखो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको समझने में आसानी रहे। अदरवाइज फॉर्मेलिटी के लिए तो फटाफट ऐसे बता सकते कि पहले का है दूसरे का भी, ऐसे कोई समझ में आपके नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती है? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
4 राज्य में कौन कौन से राज्य हैं जो यूपी के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो देखो पहला ऑप्शन है पंजाब। पंजाब का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, पंजाब का तो यूपी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ भी टच करता है, झारखंड भी और राजस्थान भी। 2, 3 और 4 ये तीनों उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 3 राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न नंबर 6, लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको लूनी नदी के बारे में बताना है। ऑप्शन है पहला कि यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है। दूसरा है कि यह कच्छ की खाड़ी में मिलती है। तीसरा है कि यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। और चौथी स्टेटमेंट है यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी के बारे में जो स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 4। ये कच्छ के रण जो गुजरात के अंदर जगह है कच्छ के रण में, वहाँ पर जंगल में दलदली भूमि में जाकर जो लूनी नदी है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका वो सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लूनी नदी का। एक ही क्वेश्चन बनता बस लूनी नदी पर, वो ये है कि कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है ये लूनी नदी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 और इसमें ये मिलान करना है सूची ए और सूची बी का आपस में। सूची ए और सूची बी का आपको आपस में मिलान करना है। एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और स्प्रिंग तुला, दाब, भार, विद्युत प्रवाह और सापेक्ष आर्द्रता। ये अगर आपको हिंदी में नाम सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज ये इंग्लिश में आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर का क्या काम होता है? करंट को मापने का, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर का करंट है। देखो एक हाइग्रोमीटर जो है ना, ये तो ज़रूर बहुत बार पूछा जाता है हाइग्रोमीटर का क्या काम होता है। और हाइग्रोमीटर जो मापता है वो मापता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापने के लिए, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर का आपको पता है, बैरोमीटर का क्या काम होता है? प्रेशर मापने के लिए। और स्प्रिंग बैलेंस क्या काम करता है? वेट मापने के लिए। तो ये ऑप्शन बी में जो दिए गए हैं 3, 4, 1, 2 ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। इन चारों के अलग अलग के जो फंक्शन है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। पूछा है कि उसका द्रव्यमान कितना है, कि मास कितना है। तो मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्याएं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को मिलाना। देखो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो 20 प्लस 18 कितने हो गए? 38। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तत्वों का जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 38 ऑप्शन सी में। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? देखो दो जानवर दिए हैं, तो कौन से ठंडे रक्त कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं? मेंढक और सांप। ऑप्शन बी है चमगादड़ और चूहा। तीसरा है सांप और पक्षी। चौथा है पक्षी और बंदर। तो इसमें जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं और वो होते हैं मेंढक और सांप। मेंढक और सांप होते हैं ये। ठीक है, ये जो टेम्परेचर के हिसाब से ये अपने बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाते। बाकी ये टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी का ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि ठंडे युक्त वाले। और ये बाकी तो 3 हैं, ये है वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। चमगादड़ चूहा ये गर्म खून वाले हैं। ये मेंढक और सांप ऐसे हैं जो ठंडे खून वाले एनिमल हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10। मेंडले के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडले ने जो सिद्धांत दिया था इनहेरिटेंस का, वो किस पर आधारित है?
कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपरोक्त सभी। तो मेंडल का जो सिद्धांत था ये मटर के पौधे पर इसके द्वारा किया गया था और ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के ऊपर ये आधारित था। मटर के पौधे पर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज मेंडल के द्वारा। देखो एक स्टेटमेंट मैं बोल के जो कर रहा हूँ उसमें भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी सुननी है और लास्ट में क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अगला है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। सीपीयू की आपको सभी को पता, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू की फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए आंसर है इसका। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि आईसी क्या होती है। आईसीस जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट ये होते हैं, ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक थिन फिल्म होती है, हाइब्रिड, मोनोलिथिक या फिर फोटोग्राफाइट। तो जो आईसी होती है, आईसी जो चिप होती है ये होती है मोनोलिथिक। क्या होती है ये? मोनोलिथिक ये होती है, ये ध्यान रखना। सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर की जो चिप होते हैं वो आईसी, वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि आईसी क्या पूछ लिया। ये ऐसे लिखा जाता आईसी और ये एस छोटा, आईसीस। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 13, खालिस्तान प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। प्रिंटर के बारे में पूछा है इसमें कि विच प्रिंटर यूजेस ए लेजर लाइट बीम टू इनग्रेव एन इमेज ऑन ए फोटो कनेक्टर बीम। देखो इसमें किस चीज़ का यूज किया गया है? एक लेजर लाइट बीम का। किस प्रिंटर में होता है लेजर लाइट बीम? तो लेजर लाइट जिस प्रिंटर में यूज होगी उस प्रिंटर का क्या नाम हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर जो प्रिंटर है उसी में लेजर लाइट बीम का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। और लेजर प्रिंटर की जो खोज की बात करें वो कब हुई थी? 1970 में। लेजर प्रिंटर 1970 में खोज की गई थी इसकी। अगला है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में 61 वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा? फोर्थ डकार रैली टाइटल किसने जीता? और ऑप्शन है फर्नांडो एलोंसो, सेबेस्टियन वेटल, कार्लोस साइंज और लुइस हैमिल्टन। डकार रैली जो वो होती है ना, कार वाली जो रेस होती है उसमें, और ये जीता था कार्लोस साइंज ने। ठीक है, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन दिया गया है स्पोर्ट्स के। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन करंट का मैटर है, ये करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है कि जो जेएनयू है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें स्कूल ऑफ साइंस स्टडीज़ SIS का जो नया डीन बनाया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? जेएनयू में SIS का जो नया डीन है वो किसे बनाया गया है? वागीश कुमार, आंजनेय अवस्थी, अमिताभ मट्टू और डॉक्टर आनंद पंडित। तो वो बनाया गया था अमिताभ मट्टू को। अमिताभ मट्टू को SIS का नया डीन बनाया गया है जेएनयू में। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? देखो अन्य बैंकों से ऋण लेता है, टेक्स लोन फ्रॉम अदर बैंक्स। अन्य बैंकों से ऋण लेता है कौन? RBI लेता है दूसरे बैंकों से। देखो अगर RBI दूसरे बैंकों को ऋण दे रहा है, मान लो कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है, जब तो होता है वो रेपो रेट। लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक से RBI खुद पैसे उधार मांग रहा है तो वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जिस रेट पर RBI दूसरे बैंक से खुद उधार ले वो तो है रिवर्स रेपो रेट। अगर RBI खुद दूसरे बैंक को उधार देता हो तो वो होती है रेपो रेट, ये ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C आंसर। ठीक है, अन्य बैंकों से उधार RBI अगर लेता है तो। अगला है प्रश्न नंबर 17, बॉम्बे स्टॉक एजेंसी किस जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो किस
रोड पर स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुनते, देखो आपको नाम नहीं आता हो, क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन एक ही नाम आपने सुना है, वो है दलाल स्ट्रीट, मुंबई की दलाल स्ट्रीट, जहाँ पर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, दलाल स्ट्रीट मुंबई। अगला है प्रश्न नंबर 18। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सोलारपुर, बेंगलुरु, मदुरई या फिर राजमुंदरी? तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये है राजमुंदरी में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा ये, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, और ये कहाँ पर है? राजमुंदरी में है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 18 के बाद अब जो प्रश्न आगे शुरू होते हैं ये सारे शुरू होते हैं हरियाणा जीके के। यहाँ से अब आगे हरियाणा जीके शुरू हो जाती है क्वेश्चन नंबर 19 से। तो प्रश्न नंबर 19 है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? हरियाणा का जब गठन हुआ तो कितने जिले थे? 7, 9, 10 या फिर 8? तो हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। अब आपको खुद को उनका नाम बताना है कि हरियाणा के गठन के समय कौन कौन से जिले थे। 1 नवंबर 1966 को, सीधा सा क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले थे? 7। कौन कौन से थे वो आपको बताना है कि हरियाणा में कौन कौन से जिले थे उस समय। अगला है प्रश्न 20 का, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का संभाग नहीं? आपको संभाग से समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में पढ़ लेना, डिवीज़न नहीं है। हरियाणा के अंदर जो डिवीज़न है उसमें से कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है? हिसार डिवीज़न है, गुरुगांव है, रोहतक है, लेकिन सोनीपत डिवीज़न नहीं है। सोनीपत खुद रोहतक डिवीज़न के अंदर आता है। ठीक है, हिसार, गुरुग्राम, सोनीपत ये सारे हरियाणा में डिवीज़न हैं। हरियाणा में कितने डिवीज़न हैं? 6 डिवीज़न है, ध्यान रखना। सोनीपत कोई भी डिवीज़न इसमें नहीं आएगा। सोनीपत रोहतक डिवीज़न के अंदर आता है। अगला प्रश्न नंबर 21, हरियाणा में खालिस्तान जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यानी कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में बारिश सबसे कम होती है? हिसार, सिरसा, रोहतक या फरीदाबाद? तो सबसे कम बारिश जो होती है वो हरियाणा के पश्चिमी साइड में होती है और वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। सिरसा और फतेहाबाद की साइड सबसे कम बारिश होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? पंचकुला और यमुनानगर की साइड। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, पंचकुला और यमुनानगर। हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होती है? यमुनानगर के अंदर एक जगह है छिछरौली, छिछरौली जगह यमुनानगर में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में। और इस छिछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छिछरौली यमुनानगर को। यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, सबसे कम होती है सिरसा में। प्रश्न नंबर 22, देखो ये प्रश्न पहले आया हुआ है पेपर में, और जो क्लासेस डाल रखी है हरियाणा की जीके की उसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन। देशी रियासतों के लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? जो देशी रियासतें थीं तो उनके जो लोग जो आंदोलन चलाते थे उनको क्या कहा जाता था? सविनय प्रज्ञा आंदोलन, राष्ट्रीय हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन या फिर प्रजामंडल आंदोलन? जो देशी रियासतों के जो लोगों के जो संगठन थे वो जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाते थे उनको कहा जाता था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन उसको कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला प्रश्न नंबर 23, फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे स्थित है? कहने का मतलब यह है कि फरीदाबाद में कौन सी पर्वतमाला है वहाँ पर? फरीदाबाद है दक्षिण हरियाणा में। आपको इतना सा याद रखना है। देखो हरियाणा में 2 ही पर्वतमाला है, एक अगर उत्तर में बात करें तो इधर है शिवालिक की पहाड़ियाँ, और दक्षिण हरियाणा की बात करें तो इधर है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात ये सारे दक्षिण हरियाणा का ही हिस्सा है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किधर किधर है? यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, इधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं।
तो फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी, अरावली की पहाड़ियाँ। फरीदाबाद में कौन सी पर्वतमाला है फिर, अरावली पर्वतमाला। अगर ऑप्शन देखोगे तो हरियाणा की सिर्फ अरावली ही है, बाकी तीनों तो हरियाणा में है भी नहीं। ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट आप कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 24, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया। जो पंचायती राज एक्ट है वो कब लागू किया गया था। 22 मई 1993, 22 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1994 या फिर 22 मई 1994। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया गया था, और वो लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। देखो ये सारा का जो सारा कंटेंट है ये आर्यभट्ट एकेडमी के पास है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके ये कंटेंट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और आप टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, और ये आपको आंख बंद करके याद हो जाना चाहिए कहाँ पर है, ये अम्बाड़ा के अंदर। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पे हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे, सीधा आपको ध्यान रखना कि कई बार ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो अपना जो आंसर है वो याद रख लेना। मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात आए तो कहाँ पर है ये, अम्बाड़ा में। अगला प्रश्न है, कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म स्थान कहाँ है। यानी जो रेसलिंग की जो खिलाड़ी है गीता फोगाट कहाँ से संबंधित है। इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या है, जींद, अम्बाड़ा, भिवानी या फिर रेवाड़ी। इसमें दादरी ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन पहले दादरी किसका हिस्सा था, भिवानी का, तो क्या आ जाएगा भिवानी। और अगर दादरी दिया होगा तो क्या आ जाएगा, दादरी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना खालिस्तान क्षेत्रों के विकास की एक योजना है। मंगल नगर विकास योजना, योजना का नाम पढ़ो क्या है, मंगल नगर विकास योजना। नगर का मतलब शहर का विकास करना। तो इसमें पूछा किससे संबंधित, ग्राम का विकास करेगी, पर्वत का, जातीय या फिर शहरी। तो ऑलरेडी इसका नाम में बता रखा नगर विकास योजना, नगर का विकास करना यानी कि शहरी विकास योजना। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, शहरी विकास योजना ये है मंगल नगर विकास योजना। अगला प्रश्न नंबर 28, चीनी यात्री किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के थानेसर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है। एक चीनी यात्री ने कोई किताब लिखी थी और उसमें बताया गया था थानेसर के बारे में, तो वो कौन था। तो वो जो चीनी यात्री कौन था, हेनसांग, म्यूवोंग, फाइयान या फिर जांग कियांग। तो वो चीनी यात्री था हेनसांग। हेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। तो इसने ही जो पुस्तक लिखी है उसमें थानेसर के बारे में जिक्र किया गया है। थानेसर यानी कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर है वो, उसका जिक्र किया है हेनसांग की किताब में। प्रश्न नंबर 29 है, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा पहला राज्य है भारत में, उसने क्या एक ऐसी चीज़ चलाई जिसमें पहले नंबर पर है, उपग्रह। उपग्रह का तो कोई चक्कर ही नहीं है। किसान बजट का भी कोई चक्कर नहीं है, पहले से आता है। महिला पुलिस स्वयंसेवक या फिर आर्यभट्ट भी कुछ नहीं है, तो इसने चलाया था वुमेन पुलिस वॉलंटियर, महिला पुलिस स्वयंसेवक। हरियाणा पहला राज्य है जिसने शुरुआत करी थी महिला पुलिस स्वयंसेवक, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 30, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। थानेसर किसकी राजधानी रही थी, तो थानेसर राजधानी किसकी थी, हर्षवर्धन की। थानेसर किसकी राजधानी थी, हर्षवर्धन की। अब आपको ऑप्शन देखना है इसमें, ऑप्शन हर्षवर्धन ए, आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। अगला प्रश्न नंबर 31, महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऐसा सबसे अधिक मिलता है। सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में क्या मिलता है,
चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, तांबा या फिर उपरोक्त सभी। तो महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक मिलता है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, ये महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, हालांकि कुछ मात्रा में तांबा भी मिलता है, लेकिन चीनी मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती महेंद्रगढ़ के अंदर। सबसे अधिक मात्रा में पूछा तो सबसे अधिक मात्रा की बात करें तो चूने का पत्थर ही है, जो लाइमस्टोन है, जो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रश्न नंबर 32 है, हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा है ये, जबरदस्त क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने हैं? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या फिर हुकुम सिंह। चारों ही हरियाणा के सीएम थे, लेकिन एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। तो वो कौन थे? तो वो थे चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल थे। तो सारे ही इस पर्सन एकदम ज़बरदस्त सेट करे गए आपको पेपर में ध्यान में रखते हुए। सेम इस हिसाब के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं आप वहम में वो रखे हो कि क्वेश्चन थोड़ी तो बनता है, ऐसे ही नए नए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो कोई आपको हल्के में लेके जिनको छोड़ देते हो। अगला प्रश्न नंबर 33, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले में स्थित है? एक जगह का नाम है कोल। कोल जो है ऐतिहासिक स्थल, ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो कोल जो जगह है ये है कैथल के अंदर। कोल कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। ऑप्शन नहीं पढ़ने, ये क्वेश्चन सीधे से प्रश्न है जो आपको आने चाहिए। कोल कहाँ पर है? कैथल के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 34, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? देखो ये 2022 का पद्मश्री पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, अभी 2024 में भी दिए गए हैं। तो ये सारा जो करंट डाटा है ना वो आपको तैयार कर लेना खुद से। जो पैरा ओलंपिक में जो अवार्ड दिए गए हैं ये सारी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एक सूरजकुंड मेले पे प्रश्न बनेगा, सूरजकुंड के ऊपर जरूर बनेगा। एक ये पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं जो हरियाणा के, और जिस भी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड जो मिला है वो किस खेल से संबंधित है, किस खिलाड़ी को मिला है, ये सारा कुछ आपको जरूर देखना है। तो प्रश्न नंबर 34 जो इसका आंसर है वो है ओम प्रकाश गांधी। 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया था। नीरज चोपड़ा को वो दिया था, भारत रत्न दिया गया था इनको, खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न नंबर 35, और 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब के साथ बाउंड्री बनाता है? कैथल, करनाल, पानीपत या रोहतक। देखो रोहतक और दादरी ये दो जिले तो ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री नहीं बनाते। ये दो जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाते, हरियाणा के बीच में है दोनों। पंजाब के बॉर्डर पर टच है वो है कैथल। ठीक है, पंजाब से कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच है? वो है कैथल डिस्ट्रिक्ट टच है। पानीपत और ये करनाल ये है चंडीगढ़ और दिल्ली जो हाईवे है उसके ऊपर ये है, जीटी रोड जो बोलते हैं उस पर। अगला है प्रश्न नंबर 36, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर पोट्री? यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके लिए मृद भांड जो बनाए जाते हैं, किस जिले में? रोहतक, भिवानी, हिसार या फिर पानीपत। तो मृद भांड के लिए कौन सा जिला फेमस है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा जीके की मैं क्लास करवा चुका हूँ पहले, जो PYQ है इंपॉर्टेंट, उनमें ये सारे प्रश्न रिपीट हो रखे हैं। इसका मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन से हैं, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं ये। अगला प्रश्न नंबर 37, लाखन माजरा गांव में कौन सा एक ऐतिहासिक स्थल है? लाखन माजरा के अंदर क्या था? एक लाखन माजरा के नाम सुनते ही आपके सामने जो मजार थी वो आ जानी चाहिए। देखो मंजी साहिब गुरुद्वारा ये अम्बाड़ा में हमने पढ़ा था। सूरजकुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। 2 ऑप्शन कट गए, अब ये 2 ऑप्शन बच गए, दोनों बच गए मजार के। निजामुद्दीन जो मजार है ये है दिल्ली के अंदर, शेख निजामुद्दीन मजार। तो अब जो ऑप्शन बच गया लाखन माजरा में वो क्या है? संत मीर शाह की मजार। अगर आपको याद है तो सीधा ऑप्शन ए आंसर, अगर नहीं आता तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना, ऑप्शन हटा देना। कौन कौन से ऑप्शन हटते हैं?
हटाना कैसे आपको यह पता होना चाहिए कौन सी जगह कहाँ पर है। मंजी साहिब जैसे अम्बाड़ा में, सूरजकुंड फरीदाबाद में। तो 2 ऑप्शन तो हट गए। निजामुद्दीन ये दिल्ली में, तो ऑप्शन ए ही इसका उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, आदि बद्री संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है। आदि बद्री कौन सी नदी, आदि बद्री से कौन सी नदी निकलती है। मारकंडा, सरस्वती, गंगा या यमुना। तो आदि बद्री से जो नदी निकलती है वो है सरस्वती नदी। कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती नदी। अगला है प्रश्न नंबर 39, हरियाणा में अलीवर्दी खां का मकबरा किस जिले में है। अलावर्दी नहीं, ये अलीवर्दी खान है वो। इसका मकबरा कहाँ पर है, गुड़गांव, फतेहाबाद, हिसार या फिर करनाल में। तो अलीवर्दी खान का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अलीवर्दी खान का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला प्रश्न नंबर 40, हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। आपको बताना है कि 4 हैं, ये बताना है कहाँ पर कौन सा पावर प्लांट है, इनमें से सही कौन सा है। पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन है, कैथल में न्यूक्लियर पावर प्लांट, जींद में थर्मल पावर प्लांट, हिसार में हाइडल पावर प्लांट। तो देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तो है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस डिस्ट्रिक्ट में है, फतेहाबाद के अंदर। थर्मल पावर प्लांट एक पानीपत में है, एक झारखंड में है, जींद में थर्मल पावर प्लांट नहीं है। हाइडल पावर स्टेशन ये हिसार में नहीं है। ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही है, थर्मल पावर स्टेशन है पानीपत में। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही मैच किया गया है। देखो ये थे 40% जीके के। ठीक है, इसमें नेशनल जीके, साइंस वगैरह, कंप्यूटर सब कुछ आ गया, प्लस हरियाणा जीके के 10 से 12% हरियाणा जीके के भी इसमें शामिल हैं। टोटल 40 नंबर की जो जीके थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये सारे हरियाणा जीके के थे। अब इसके बाद कुछ प्रश्न है जो इंग्लिश के, 6-7% इंग्लिश के होंगे, उसके बाद हिंदी के। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। अब आगे जीके कंप्लीट हो गई, अब अगला टॉपिक है इंग्लिश का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खालिस्तान भरना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। द जज फाउंड हिम खालिस्तान ऑफ मर्डर। जज ने उसको मर्डर का क्या पाया, तो कोई खून करे था, कोई हत्या, तो उसका क्या होता है, दोषी पाते हैं उसको, दोषी, गुनहगार। क्रिमिनल, इनोसेंट, गिल्टी या फिर ऑनेस्ट। जो क्रिमिनल और गिल्टी ये दोनों ही वर्ड सेम से हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो आएगा गिल्टी। उसको गिल्टी पाया उसका, ठीक है, मर्डर का दोषी पाया गया। क्रिमिनल तो होता है हत्यारा, लेकिन गिल्टी होता है दोषी। ठीक है, ऑनेस्ट और इनोसेंट, ये तो ऑनेस्ट तो हो गया ईमानदार, इनोसेंट तो हो गया बेगुनाह। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। इंग्लिश पेपर में जरूर आएगी, कहीं सोचो तुक्के मार देंगे छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आसान ही इंग्लिश पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिर भरना, और ए एन डी ये भरना आर्टिकल के हिसाब से। क्वेश्चन है कि 1950 इज खालिस्तान ईयर इन विच इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। 1950 कौन सा साल है जिसमें भारत रिपब्लिक हुआ था। 1950 इज ए ईयर, एन ईयर, द ईयर या वन। तो देखो इंडिया रिपब्लिक हुआ था, कोई स्पेशल इवेंट हुई थी। कोई स्पेशल इवेंट हो तो उसके साथ क्या लगता है, दी लगता है, दा। ठीक है, आर्टिकल ए एन और दा 3 आर्टिकल होते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, दा लगेगा। कोई स्पेशल घटना जो होती है उसके पीछे क्या लगेगा, दा। तो 1950 इज द ईयर इन विच इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 43, और ये आपको ईडीएम बताना है। और ये दिया है टू पे थ्रो द नोज। टू पे थ्रो द नोज यानी कि भारी कीमत देना, भारी कीमत किसी चीज़ की देना। तो टू पे विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से पे करना नहीं। टू पे ईजिली आसानी से पे करना ये भी नहीं है। टू पे रिलेक्टेंटली अनिच्छा से पे करना ये भी नहीं है। टू पे एक्सेसिवली हाँ ये है, अत्यधिक खर्च करना, अत्यधिक पे करना।
अत्यधिक कीमत चुकाना। तो ईडियम है टू पे थ्रू द नोज, यानी कि टू पे एक्सेसिवली, अत्यधिक पे करना, अत्यधिक मात्रा में चुकाना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें भी ईडियम पूछा गया है और यह है कि टू जंप ऑन द बैंड वैगन, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका क्या होगा? इसका मतलब है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, यानी कि टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, जो वहाँ पर चल रहा है वैसा ही, जैसी रीति वैसी। तो जैसा देश वैसा भेष, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। देखो ईडियम वगैरह है ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो हिंदी में मुहावरे लोग बोलते हैं, इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगला पूछा है, वन वर्ड है ये, और ये दिया गया कि ए डिजीज दैट इज प्रिवेलेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसी बीमारी जो किसी एक क्षेत्र के अंदर ही फैली है, क्या होती है वो? जेनेटिक, एंडेमिक, कॉन्टाजियस और वायरल। जेनेटिक तो वो होती है जो माता पिता से आती है, जेनेटिक्स, ठीक है। और कॉन्टाजियस होते हैं जो छूत के रोग होते हैं, जो आपस संक्रमण के रोग जो होते हैं, वायरल में भी। लेकिन एंडेमिक क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष के अंदर होने वाली बीमारी, जैसे कोरोना था, ठीक है, पैंडेमिक बन गया था ये। वायरल होता है विषाक्त पदार्थों से, कॉन्टाजियस होता है जो संक्रामक रोग होते हैं, एंडेमिक होती है एक स्थानीय बीमारी जो होती है वो। अगला प्रश्न नंबर 46, और इसमें आपका विच सेम एज, यानी कि वन वर्ड ही है, वन हु टॉक्स ए लॉट, जो सबसे ज़्यादा बात करता है, जो बहुत बोलता है, बड़ बोला जो होता है वो। ग्लटन, ग्लटन का मतलब होता है ज़्यादा खाने वाला, जो ज़्यादा खाता है, भुक्खड़। टैकिटन होता कम बोलने वाला। अगर इसका विलोम पूछा जाता ना एंटोनियम इस वर्ड का, जब तो इसका आंसर हो जाता टैसिटन, ये इसका एंटोनियम हो जाता। टैसिटन माने कि अल्पभाषी, कम बोलने वाला। गलिबल का मतलब होता है सीधा साधा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात करता, ज़्यादा बोलने वाला, वो क्या होता है? लोक्वेशियस। लोक्वेशियस होता है वन हु टॉक्स ए लॉट, जो ज़्यादा बातें करता है। अगला प्रश्न नंबर 47, और इसमें आपको एंटोनियम यानी कि विपरीत अर्थ बताना है। शब्द दिया है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन ये वर्ड दिया गया है, और इमेंसिपेशन का अर्थ मुक्ति करना, उद्धार हो जाना, मुक्त कर देना किसी चीज़ से। अभी चारों हैं, जो लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब इसका सिनोनियम है कि आज़ाद कर देना, उद्धार कर देना, मुक्त कर देना। अगर इसका सिनोनियम पूछते, यानी कि इसका सिनोनियम पर्यायवाची पूछते, तो ये ऑप्शन सी हो जाता। इसे पूछा एंटोनियम, इसका उल्टा, आज़ाद कर देना, उल्टा मतलब बैंडेज, बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब है बंदी बना लेना। देखो बी और सी तो इसके जो हैं वो सिनोनियम हो चुके हैं, बी और सी इसके पर्यायवाची में चलेंगे, लेकिन बॉन्डेज जो होता है वो होता है बंदी बना लेना किसी को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 47 वाले का। 48 में की स्पेलिंग बताने की इसकी बिजनेस की। बिजनेस की करेक्ट स्पेलिंग आपको ये मत पढ़ना, ऑप्शन पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाएगा, आप खुद से लिख लगने जाना। बिजनेस अपने आप सही लिखी जाएगी। अगर आपने कोई वर्ड पढ़ रखा है तो स्पेलिंग आप लिखने लग जाना, अगर देखोगे 4 ऑप्शन तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच, यानी कि ये लाइन जो पैरा दिया है ये मैनी से स्टार्ट होकर लास्ट ईयर तक, इसमें ये बताना है कि किस पैरे में एरर है, किस लाइन में। मैनी स्टूडेंट्स थॉट दैट दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर वाज वेरी टफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसमें बताया कि किस हिस्से में एरर है, यानी कौन सा हिस्सा गलत है। देखो मैनी स्टूडेंट्स थॉट, बहुत से बच्चों ने सोचा, सही है, जो ऑप्शन डी है ये सही है। क्या सोचा? दैट, कि दिस ईयर्स, इस साल का क्वेश्चन पेपर वाज वेरी टफ, बहुत टफ था, एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। एज कंपेयर्ड टू नहीं होता, एज कंपेयर्ड विद होता है। कंपेयर्ड विद
किसी चीज़ से दूसरी चीज़ से तुलना करना। तो कंपेयर टू की जगह कंपेयर विद आएगा। ऑप्शन जो ए है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो इंग्लिश आपको हैरान वाली लग रही होगी, जो बच्चा बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ता उसको सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी। 8 से लेकर 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 8 नंबर की भी आ सकती है, 10 नंबर की भी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 50। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। फिर वही क्वेश्चन है, जो सेंटेंस दिया है इसमें बताना किस हिस्से में गलती है, एरर है। He will not be able to attend the school function tomorrow, will you? इसमें पूछा है he will not be able to attend the school function tomorrow, will you? will you नहीं आएगा, will you की जगह क्या आएगा, will he आएगा, क्योंकि he के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे you का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पर, विल ही आएगा, विल यू नहीं आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। विल यू जो है वो गलत दिया गया है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 51, और इसमें दिया कि इसमें भी एरर बताना है। ए यंग टैक्सी ड्राइवर हैज़ क्लेम्ड दैट ए मॉन्स्टर अटैक्ड हिम व्हाइल ही ड्रोव अलोंग ए लोनली रोड। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि जब वो ड्राइव कर रहा था तो उस पर एक मॉन्स्टर, एक राक्षस ने हमला कर दिया था, एक गुंडे ने हमला कर दिया था। तो वाइल ही ड्रोव का मतलब नहीं है, वाइल ही वाज ड्राइविंग, वाइल ही वाज ड्राइविंग ये पास्ट की बात बता रहा है जो कंटिन्यू थी उस समय। ही ड्रो नहीं, वाइल का मतलब है कि अगली घटना जो वो कंटिन्यू हो रही थी उस समय। तो वाइल ही वाज ड्राइविंग, वाज प्लस ING पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला भी स्टेटमेंट दिया गया, वो बताना कहाँ पर एरर है। मुंबई हैज़ ए लॉट ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स विच बैडली नीड रेस्टोरेशन। मुंबई हैज़ ए लॉट ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, मुंबई के पास बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, हेरिटेज धरोहर स्थल हैं। सही है ग्रामेटिकली। विच, जिन्हें, विच का किसके लिए हुआ है, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स के लिए, और ये क्या है, प्लूरल। तो आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। बैडली नीड रेस्टोरेशन, तो नीड यहाँ पर सही दिया है, तो सारा का सारा सही है। ठीक है, अगला ये पैराग्राफ दिया है, जंबल वर्ड दिए हैं ABCD करके, ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। देखो यहाँ से A दे दिया, ये B, ये C स्टेटमेंट और ये D, इनको एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। ठीक है, और इसका आपको डायरेक्ट खुद से ही करना है, काफ़ी लंबा है, और ऑप्शन D इसका आंसर है, आप चेक कर लेना। ये सेम अगला क्वेश्चन नंबर 54 भी दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 है, इसमें भी आपको ये सेंटेंस अरेंजमेंट आपको करनी है। इसमें ये 4 स्टेटमेंट दी है जो आपको अरेंज करनी है। 55 वाला ये देखो, ये पूरा पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ और आंसर छांटना है इसमें से, और आप ध्यान रखना इसमें सिर्फ एक ही आंसर प्रश्न पूछा है। इतने बड़े पैराग्राफ में एक प्रश्न पूछा, आप पहले चेक करें ना कितने प्रश्न पूछे। अगर प्रश्न 4 या 5 पूछे तो आप पैराग्राफ पढ़िए, अगर एक ही प्रश्न पूछा तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि वेयर वाज द पेंटिंग सिचुएटेड बिफोर इट वाज स्टोलन, उसका सिर्फ आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको ये पैराग्राफ में से एक ही प्रश्न तो पढ़ लेना है कि पेंटिंग कहाँ रखी गई थी चोरी होने से पहले। तो इसको अगर आप ढूंढोगे तो इसका शायद जो आंसर है वो स्टार्ट में ही मिल जाएगा। और इट इज़ विटेड मैनी थाउजेंड हु इज़ द फैमिलियर फिंगर, और ये देखो ये आ गया, द मोनालिसा वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम पेरिस, कहाँ से चोरी की गई थी, पेरिस से। ठीक है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश के बाद आगे शुरू होती है अब हमारी हिंदी।
अब यहाँ से कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया, हिंदी का टॉपिक स्टार्ट हो गया। प्रश्न नंबर 56 से हिंदी शुरू होती है हमारी अब। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 2, 4, कितने भेद होते हैं वर्ण के। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। 57 है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंगना, आँख, चांद और अंक। शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखो आँख, आँख के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगा। आँख कैसे लिखा जाएगा, आ ऊपर चंद्र बिंदु। चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगा, अंक के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगा। तो सही कौन सा बच गया, अंगना। अंगना शब्द है जो सही है। चांद पर चंद्र बिंदु आएगा, आँख पर आएगा, लेकिन अंक पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 58 है, वाक्य में संज्ञा के रूप में किसे प्रयोग किया गया है। यानी कि संज्ञा क्या है इसमें से, वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें से संज्ञा क्या है इनमें वह या एक। तो एक को जानता है, किसको जानता है, एक को। एक क्या आ गया, संज्ञा की जगह पर। इसकी जगह आपको नाम रख के देख लो, वाक्य सही बनेगा आपका। वह इनमें से राम को जानता है। राम एक संज्ञा है, सही हो गया वाक्य। वाक्य का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो एक जो शब्द है ये संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया गया है। वह इनमें से सोहन को जानता है, वह इनमें से मोहन को जानता है। इसका मतलब संज्ञा क्या है, एक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, कौन सा सर्वनाम पद है। सर्वनाम आपको बताना है, राधा, सुंदर, विभीषण और वह। तो सर्वनाम क्या होता है, वह, यह, इसे, उसे, ये सारा सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा, वह। वह क्या है, वह एक सर्वनाम है। ऊपर भी जो वह दिया गया वो एक सर्वनाम दिया गया है, ठीक है। अगला, कंठ शब्द का विशेषण क्या होगा। कंठ, कंठ जो होता है इसका विशेषण क्या होगा। कंठी, कंठक, कांठी या कंठ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंठ। और कंठ का विशेषण होगा कंठ है। कंठ का विशेषण क्या होगा, कंठ है। कंठ का सही विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण होता है। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने फ्रेंड को रेफर करें। प्रश्न नंबर 61 है, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं। लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जिस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी भावना सेम है। क्रिया, क्रिया तो देखो लिंग के साथ अलग अलग होती है, भाव के साथ अलग अलग हो जाए, सकर्मक, अकर्मक वगैरह। विशेषण भी अलग अलग, संज्ञा भी अलग अलग, लेकिन अव्यय हैं जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग, वचन, पुरुष, काल, इनका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यानी कि 4 शब्द हैं, उसमें से 3 पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग। कौन सा है, बचपन, बचपन क्या है, पुल्लिंग है। समुद्र, ये भी पुल्लिंग है। कंबल, ये भी पुल्लिंग। लेकिन वायु, वायु बहती है, ऐसे नहीं बोलते वायु बहता है, वायु चल रहा है, नहीं, वायु चल रही है, वायु बहती है। तो वायु क्या हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी 3 है, ये पुल्लिंग है। इसमें से पूछा कि पुल्लिंग नहीं है, आपको प्रश्न ये देखना है, ठीक है। तो वायु है जो पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 63 है कि कारक के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कर्ता, कर्म, कर्ण, और उसके बाद संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे 8 कारक होते हैं। आपको कारक याद जरूर करने हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ठीक है। इस हिसाब से इनके नाम भी याद करने हैं, कौन सा कारक है। कई बार वाक्य में देख के पूछ रहे इसमें से कौन सा कारण का प्रयोग किया गया है, कौन से कारक का। कारक 8 होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 64, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है, आलू, कैंची, कूली या फिर अंग्रेज। तो पुर्तगाली भाषा का शब्द जो है वो है आलू।
क्योंकि आलू लेके भी कौन आए थे इंडिया में? पुर्तगाली लोग ही आलू लेके आए थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कैची और कुली जो है, कैची और कुली ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। कैची और कुली तुर्की भाषा के हैं और आलू पुर्तगाली भाषा का है। अगला है प्रश्न नंबर 65। किस शब्द में ए उपसर्ग है? ए उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? अनेक, अतिशय, अमर और अधिभार। तो ए उपसर्ग का प्रयोग किस में किया गया है? वो किया गया है अमर में। ए प्लस मर, ए प्लस मर। इसमें क्या है? अन प्लस एक। ठीक है, इसमें है अति प्लस ऐश्य, और इसमें है अधि प्लस भार। इसमें है ए प्लस मर, तो उपसर्ग क्या हो गया? ए, अमर शब्द में प्रयोग किया गया है। अगला है दिए गए विकल्पों से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? यानी कि अवनी का विरुद्धार्थी का मतलब है विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? आपको अवनी का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। अवनी होता पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का उल्टा क्या होगा? आकाश। आकाश को क्या बोलते हैं? अंबर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अंबर। अवनी किसको बोलते हैं? पृथ्वी को, भूमि को। तो भूमि का उल्टा क्या हो जाएगा? आसमान। आसमान को क्या बोलते हैं? आकाश, अंबर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पावक किसका पर्यायवाची है? पावक, पावक किसका है? आग। आग, अग्नि, अनल, पावक। तो इसमें क्या दिया है? अग्नि का। ऑप्शन ए उसका उत्तर हो जाएगा। आपको ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कई बार। अगर आपको प्रश्न आता है तो सीधा ऑप्शन देख के बिना ही सोच लेना पहले ही आंसर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया? हंस की जगह सूर्य, श्वेत, योगी और अमृत। हंस की जगह इनमें से कौन सा शब्द? तो हंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? सूर्य, श्वेत और योगी। लेकिन अमृत जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता हंस का। आपको ये पर्यायवाची शब्द में देखना है ये। अगला है प्रश्न नंबर 69। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब जिसको कोई जानकारी ना हो। ठीक है, जानकार और ना जानकार। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ मतलब जो जानता हो, अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जानता हो। प्रश्न नंबर 70 है अगला। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या बोलते हैं? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द बताना है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको क्या बोलते हैं? उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक और उपनिवेशवाद। तो इसको बोलते हैं औपनिवेशिक। हमने पॉलिटी में भी ये शब्द पढ़ा होगा, औपनिवेशिक, उपनिवेश से जो संबंध रखता है। ठीक है, तो ये हमारे 70% कंप्लीट हो गए, और ये हमारी यहाँ पर हिंदी कंप्लीट होती है। जीके कर ली, हरियाणा जीके कर ली, इंग्लिश कर ली, हिंदी कर ली। अब आगे जो 30 प्रश्न आएंगे वो आएंगे मैथ के, रीजनिंग के। रीजनिंग और मैथ अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 71 से। अब शुरू होता है प्रश्न नंबर 71, और यहाँ से शुरू होता है अपना मैथमेटिक्स। गणित का काम यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे कुछ। प्रश्न नंबर 71 क्या दिया है? यदि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 18, 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, और लेकिन x को अगर 23 से भाग करते हैं तो 23 से पूरा भाग हो जाता है। आगे प्रश्न में क्या पूछा गया? यदि x को, आगे क्वेश्चन पास में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या संख्या निकालते हैं। पहले कोई संख्या है x, और वो सबसे छोटी संख्या है जो किससे भाग होती है? 12, 15, 18, 20, 27। इनसे भाग करेंगे तो शेष 2 आएगा, लेकिन 23 से पूरा वो भाग होती है। तो देखो पहले लाइन में है कि 12, 15, 18, 20 और 27 से जो संख्या पूरी भाग हो और 2 शेष दो। तो पहले तो वो संख्या निकालो जो इससे पूरे भाग होती है, 12, 15, 18 और 27।
इसके लिए क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकाल लो। 12, 15, 18, 20 और 27 एलसीएम निकाल लो। अब एक चीज़ और देख लेना, छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको। जिस संख्या के लास्ट में अगर 10 का पहाड़ा हो, 0 आना, तो इसका मतलब उसका एलसीएम एचएफ कुछ भी निकाल लो, उसके लास्ट में 0 आनी है, क्योंकि वो तभी गुणा भाग होगा जब 0 होगा लास्ट में। और 27 के पहाड़े में अगर 0 की बात करें तो 27 के पहाड़े में 0 आती सिर्फ लास्ट में 10 पर। 27 को 10 से गुणा करें तो 270। इससे पहले बीच में 27 के पहाड़े में कहीं भी 0 नहीं आती। तो कोई संख्या या तो 270 बनेगी या फिर 540। 270 का मल्टीपल आएगा इसका एलसीएम, तो 270 हो नहीं सकता क्योंकि 20 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो इससे अगली संख्या है 540। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 540। बाकी आप अपने तरीके से भी इनका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 540। 540 वो संख्या होगी जो इनसे सभी से पूरा भाग होगी। लेकिन इससे कहा कि शेष 2 बचेगा, तो 2 शेष बचाने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे, तो संख्या क्या हो गई, 542। ठीक है, 542 तो हो चुकी, लेकिन इसने ये कहा है कि x है वो 23 से विभाजित होगा। 540 इनका एलसीएम आया था, प्लस 2 ये शेष बचा रही थी, लेकिन ये 542 अगर 23 से भाग देंगे तो नहीं होगा। तो आपने पढ़ा होगा ना, एलसीएम आएगा इसका 540, 540 के प्लस में 2। अब इसको 23 से भाग देना है। ठीक है, तो इस समय अगर k की वैल्यू 4 करेंगे, यानी कि 540 गुणा में 4 जमा 2, तो ये संख्या पूरी भाग होगी 23 से। आपको फार्मूला से निकालना है 540 के प्लस 2, इसको 23 से भाग देंगे, तो पहले 540 को 23 से भाग दे दो, तो वो अंदर बचेगा 11 के जमा 2। अब 11 के जमा 2 अगर 23 से भाग कब होगा, तो जब k की वैल्यू कितनी हो, 4। 11 चौक 44 और 2 46, 46/23। तो x क्या आ जाएगा हमारा, x क्या आएगा, 540 का 4 गुणा प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तो ऐड हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, 2162। तो वो संख्या कितनी आ गई हमारी, 2162 x की वैल्यू। कैसे निकाली, पहले निकाली से हम ले लिया, वो आ गया 540। तो संख्या क्या बनेगी, 540 के जमा 2। अब इसको 23 से भाग करके देखना, तो k की वैल्यू 4 रखेंगे, जब पूरा पूरा भाग होगी 2162। अब पूछा गया यदि x को उसके अंकों के योग से भाग करें तो भागफल क्या आएगा। x हो गया ये, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 6 4 10 और 1 11। 2162 को 11 से अगर हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, वो बचेगा 196 भागफल आएगा। लंबा सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान भी है। सीधा सा एक बार आपको पढ़ के जो बात बोली है उसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया, आप वहाँ देख लेना अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ की सवाल करना आपको। इसे पूछा गया बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 और 104 को भाग करने पर क्रमशः 4 और 8 शेष बचता है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है ना, तो ऑप्शन जो दिए हैं ना 4, इसमें से बड़ी से बड़ी संख्या लेके चलनी है आपको। 4 ऑप्शन में से जो बड़ा ऑप्शन है पहले वो ही लेना है। पहले 48 से भाग करके देख लो, 52/48 करो, कितना शेष बचेगा, 4। ठीक है, और 104/48 करो, 48 दूनी 96, कितना शेष बचेगा, 8। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी से पहले भाग कर ऑप्शन पुट करते। बड़ी संख्या पूछती तो ऑप्शन में बड़ा है, पहले उसकी वैल्यू पुटअप करके देख लेना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 48। अगला प्रश्न नंबर 73। देखो सभी प्रश्न का सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, घबराना नहीं है आपको। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ से देख लेना। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के मूल्य रूप में 420 रुपये हैं टोटल। 1, 2 तथा 5 के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात है। थैले में एस के कितने सिक्के हैं। 5 क्या आएगा, एस नहीं आएगा, 5 के सिक्के पूछे होंगे इसने, 5 के, एस नहीं है, 5 है। थैले में 5 के कितने सिक्के हैं, इसने पूछा कि 1, 2 और 5 के टोटल सिक्के, इनकी वैल्यू है 420 रुपया। ठीक है, और अनुपात है 1 के 8 है, तो बी के 2 रुपये 1 है और 5 के, इनका अनुपात दिया, तो आपको बताना है टोटल कितने सिक्के हैं थैले में।
इसका देखो सीधा सा है 8:1:5 दिया है, ठीक है। इसके साथ x लगा दो, 8x + 8x। पहले छोड़ो, पहले अनुपात लिख लो। अनुपात दे दिया 8:1:5। किस किस का है? 1, 2 और 5। इसका मतलब है 1 के कितने सिक्के हैं? 8। तो 1 के 8 सिक्के में कितने रुपए बन गए? 8। 2 के कितने सिक्के हो गए? 1। और 5 के कितने? 5। 5 5 25। कितने हो गए टोटल? 35। 35 की वैल्यू कितनी दी है? 420। 1 की वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी। तो ये 35 से काट दो इसको, 35 से कम 35 और 35 दूनी 70, 12 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 12, तो इसको 12 से गुणा करनी है सभी को। 8, 1 और 5। पूछा कितना है? 5 की, तो 12 को 5 से गुणा कर देंगे 60, ठीक है। 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, इनसे अलग अलग गुणा कर देंगे। 12 × 96, 12 और 60। 1 का सिक्के पूछे तो 96 आ जाएगी, 2 रुपये का सिक्के पूछे तो 12 आ जाएंगे, 5 रुपये के सिक्के पूछे तो 60 आ जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा प्रश्न है और सॉल्यूशन भी आपको नीचे दिया गया होगा, देख लेना वहाँ से। अगला है प्रश्न नंबर 74 और इसका सॉल्यूशन पूछा, क्या सॉल्यूशन होगा इसका। 5, 5.5 में से एक घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपको जो लगाना फॉर्मूला वो लगाना BOD बोर्ड मास का। पहले तो ब्रैकेट सोल्व करना है, तो सबसे बड़ा ब्रैकेट गुरु ब्रैकेट, इसमें सोल्व करें तो सबसे पहले भाग है। 4 को 2 से भाग दो, क्या बचेगा? 2। अब घटाओ, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4, ठीक है। 3 सही 1/4 जमा 4 करो तो कितना हो जाएगा? 7 सही 1/4। 7 सही 1/4 और बाहर कितना है? 5 सही 1/2। इसमें से घटाएगा तो माइनस का आंसर आएगा और ये आएगा माइनस का 7/4। 5.5 में से 7 सही 1/4 आपको घटाना है। 5 दूनी 10 और 11/2 बनेगा इधर, और ये बनेगा 29/4, ठीक है। इधर 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, नीचे 4 4 बराबर हो जाएगा, यानी कि 22/4 माइनस 29/4, तो कितना बचेगा? -7/4। -7/4, इसमें 7/4 है, -7/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा -7/4। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, -7/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 75, इसका क्या बताना आपको? महत्तम समापवर्तक आपको बताना है, यानी कि HCF आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से HCF महत्तम समाप देखो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, और इनमें से कॉमन क्या है? एक संख्या ये है और एक ये, इसमें कॉमन क्या है? दोनों में 3 की पावर कितनी? इसमें 5 और इसमें 3, तो कॉमन क्या होगा? 3 की पावर 3। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा इसका? 3 की पावर 3। लेकिन अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछता, LCM पूछता, तो सारी संख्याएं हो जाती 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2। ऑप्शन सी बनता LCM और ऑप्शन डी है HCF। इसमें पूछा भी है महत्तम समाप, यानी कि HCF ही पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। LCM और HCF क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज मत होना। LCM में सभी को कॉमन जो होते हैं, जो संख्या कॉमन है इनमें से, जो संख्या इनमें है टोटल वो लेनी है, और HCF में जो एक कॉमन नंबर है वो लेना है। प्रश्न नंबर 76 देखो, प्रश्न नंबर 76 जबरदस्त प्रश्न है। इसमें पूछा है कि किसी वर्ग की एक भुजा को 20% बढ़ा दिया गया, उसके बाद परिमाप में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। देखो परिमाप का मतलब क्या है? भुजा जमा भुजा, 4 बार भुजा को जोड़ना है, कोई गुणा का चक्कर नहीं है। परिमाप की जो यूनिट होती है वो भी मीटर होती है, अगर भुजा मीटर में तो मीटर होगी, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर भुजा जितने प्रतिशत बढ़ेगी तो परिमाप भी उतना ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। 20% है तो परिमाप भी 20% बढ़ेगा। भुजा अगर 8 से 1/8 बढ़ रही है तो परिमाप भी 8 से 1/8 ही बढ़ेगा। परिमाप पर जो प्रतिशत भुजा का बढ़ेगा उतनी ही भुजा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भुजा को 4 बार ऐड करना होता है परिमाप में, तो चारों बार 20% बढ़ेगा, और उसको फिर 4 से भाग दोगे तो बराबर ही रहेगा, ठीक है।
अगर ये पूछता कि भाई क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तब हम निकालते भाई 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, 5 से 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई, फिर 25 से क्षेत्रफल 36 हो गया, तो 11/25 बढ़ गया, तो वो निकालते। परिमाप में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप निकाल के देख लो चाहे, सीधा सीधा सिंपल ले लो। 100 था, 100 से कितना हो गया 120, पहले 100 था अब कितना हो गया 120, पहले परिमाप कितना था 400, अब कितना हो गया 480, कितना बढ़ गया 80, कितने पे 400 पे, गुणा में 100, कितना आ गया 20। परिमाप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रफल पे फर्क पड़ता आयतन पे, लेकिन परिमाप सेम रहता है। भुजा में जो परिवर्तन उतना ही परिमाप में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 73 है, यदि P Q से 40% कम है, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी कि Q कितना है 5, तो P कितना होगा 2। ठीक है, यदि P Q से 40% कम है तो आपको बताना है कि Q P से कितना अधिक है। P Q से अगर 40% कम है तो आपको ये बताना है कि P Q से कितना अधिक है, Q P से कितना अधिक है। सीधा सा अगर आपको नहीं आता तो ऐसे कर लो, Q की वैल्यू 100 है तो P कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 40% कम, इसका 40 घटा देंगे 60, ये इससे कितना अधिक है 40, कितने पे 60 पे, 40/60 गुणा में 100। ठीक है, 4/6 का मतलब होगा 2/3, 2/3 होता है 66, सही 2/3। तो ऑप्शन जो दिया है इसमें डी वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 66 सही 2/3। अगला है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या दिया है वो देखो आप। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताब बेचने पर हानि कितनी होगी। देखो 225 में एक किताब खरीदी थी, 162 में उसने बेच दी, कितने की हानि हो गई 3, और ये कितना हो गया 5, 73 रुपये की हानि हो गई किताब पे। ठीक है, अब इसने पूछा है कि टोटल हानि कितनी होगी, कितने किताबों पर 7 किताबों पर, इसको 7 से गुणा कर दो, 7 या 21, 7 7 49, 50 51, ओ सॉरी ये 53 आएगा, 73 नहीं 53, ये घटा में गलती करी, 225 की एक किताब खरीदी थी, 162 में बेच दी, इसको घटाओगे 3 और ये बचेगा 5। ठीक है, और आगे आ जाएगा 1। और अब इसने पूछा है कि 7 किताबों पर कितनी हानि हो जाएगी। टोटल 53 रुपये की हानि होती है किताब पर, 7 पे कितनी हो जाएगी 7 या 21, 7 5 35, 36 37, 371। 225 की एक खरीदी थी, 162 में बेच दी, और ये इसको 7 से लास्ट में गुणा कर देना, ये कितना बचेगा 4, 43 की हानि बचेगी। यार घटाने में गलती हो रही है, ये देख लेना आप, इसको 7 से गुणा कर देना लास्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 5 निरीक्षक 21 22 23 24 तथा 5 25 आएगा, ये 5 का औसत n है, यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन है, 21 22 23 24 25 का n है, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फाइंड न्यू ऑब्जर्वेशन। 3200 8200, ये A2 A3 A4 करके कुछ है, ये 100A 100, ये स्टेटमेंट गलत है इसमें, ये मिस प्रिंट हो गया इसमें, और इसमें पूछा है कि ये पहली जो स्टेटमेंट है वो है A - 100, दूसरी है A2 - 100, तीसरी ऑब्जर्वेशन है A3 - 100, चौथी है A4 - 100, पांचवी है A5 - 100। ये जो नई ऑब्जर्वेशन लिख रखी नहीं, ये जो है ये ऑब्जर्वेशन गलत दी गई थोड़ी सी, ये A - 100 A2 - 100 A3 - 100 A4 - 100 और A4 - 100, इनका ऑब्जर्वेशन पूछा है आपसे। ठीक है, शुरू की जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका n है एवरेज, पहले का A1 A2, ये 21 22 23 24 25 नहीं, ये है A1 A2 A3 A4 A5, इनका ऑब्जर्वेशन है n।
अब इसने पूछा है A1 में से भी 100 घटा दो, A2 में भी 100 घटा दो, A3 में से भी 100, A4 में से भी, A5 में भी 100, तो इनका नेट एवरेज क्या आएगा। सभी में से 100 घटेगा तो नेट एवरेज है उसमें से भी 100 घट जाएगा, तो नेट एवरेज हो जाएगा n-100। अगर सभी संख्याओं में से बराबर मात्रा घट रही है, जुड़ रही है, तो एवरेज पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। ये जो हमने परिमाप वाला करा था ना, सेम वैसा ही है। अगला प्रश्न नंबर 80। अब है आगे प्रश्न नंबर 80। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 और 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती तो राशि क्या है। देखो 10,650 5 साल में, 6 साल में है 11,076 और 5 साल में थी 10,650, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया, इनको आपस में घटाना है। ठीक है, अब वो जो ब्याज आएगा 1 साल का, अब इसमें जो दिया है राशि पूछी है सीधी की सीधी, तो यानी कि राशि प्लस अगर हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं, मूलधन और इंटरेस्ट, तभी तो हमारा जो मिश्र धन आता है वही तो आता है ना। तो अब 5 साल का पहले तो ब्याज निकलेगा, और 5 साल का ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ देंगे तो वो राशि निकल जाएगी। तो वो 1 साल का ये ब्याज आ जाएगा, इनका अंतर कितना आएगा 426। 5 साल का कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे, वो हो जाएगा 2130 रुपये। 5 साल का ब्याज था 2130 और राशि हो गई 10,650, इसमें से 2130 घटा दो तो वो मूलधन आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 8520 रुपया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, ये अनुपात का प्रश्न दिया है मिश्रण का। पात्र ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:5 और 7:11 है। ए और बी के अंतर वस्तु को 2:5 में मिलाया जाता है। परिणाम स्वरूप घोल में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, इसमें बताया गया कि पहले जो अनुपात था मिश्रण ए में, जो अनुपात था वो 4:5 का था। देखो इधर एक साइड स्प्रिट है और एक साइड वाटर है। पहले अनुपात था 4:5 का, ठीक है। दोबारा अनुपात हो गया 7:11 का, और इनको मिलाया कितना जाता है 2 और 5 में। अगर इनको सीधा सीधा करें, टोटल कितना है, ये 9, ये टोटल कितना है 18, ये कितना है 7। ठीक है, इनको बराबर कर ले तो पहले इसको 2 से गुणा कर दो 18, फिर इनको आपस में गुणा करके इनको एलसीएम लेना, तो ये बनेगा 18 और 7 का एलसीएम 156। तो इनको भी 156 बना लो, इसको भी 156, इसको भी 156। फिर इसके बाद जो कॉमन जो तरीका होता है मिश्रण का, उससे आप सोल्व कर देना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 13:20। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सोल्व करके देखना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कर लेना। नीचे सॉल्यूशन करवा रखा है मैंने, वहाँ देख लेना आप। ठीक है, अगला है टाइम वर्क का। ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे। तो ये सिंपल है, ए 6 दिन में, दूसरा 8 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 6 चौक 24, 8 या 24, 4 3 7, तो 24 को 7 से भाग कर दो तो 24/7। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए। देखो आप ऑप्शन ज़रूर देख लेना, आपका उत्तर रफ कॉपी में 24/7 आएगा। फिर आप वहाँ पे टाइम लगाओगे 7 या 21, 3 से 3/7, फिर आप यहाँ पे वापस आओगे तो आपको ये मिलेगा ही नहीं। तो पहले एक बार ऑप्शन देख लेना कितना दे रखा है, ज़्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 24/7 उत्तर दिया तो आगे नहीं जाना, 24/7 आपका आ गया तो ठीक है। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 83। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कार चला रहा है तो 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। देखो इसमें दे रखा स्पीड दे रखी 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय। ठीक है, स्पीड दे दी 20, दूरी दे दी 936 किलोमीटर, और टाइम निकालना है। किलोमीटर को चाहे मीटर में बदल लो, या फिर इसको अगर किलोमीटर में करें 18/5 से गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद टाइम आपको निकालना है, तो गुणा भाग करके निकाल लेना। 13 घंटे इसका उत्तर आ जाएगा। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी है 936 किलोमीटर, चाल कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर में बनाओ, इसको किलोमीटर में बनाओगे तो इसको 18 से गुणा करके 5 से भाग कर देना, और ये सारा काट देना। 5 चौक 20 और 18
चौक 72 और ये 72 से काटोगे तो 13 पे कट जाएगा, 13 ओवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 84 जो दिया है, ये पाई चार्ट दिया है। 7 मिठाई हैं, S1 S2 S3 S4 S7 तक बनाते हैं। ठीक है, इनका वजन दिखा रखा है, ये इतने प्रतिशत ये अलग अलग करके। प्रश्न पूछा है कि S4 का कुल वजन 150 ग्राम है, तो S4 में प्रयुक्त की गई चीनी की मात्रा कितनी है। देखो कोई भी मिठाई है उसमें चीनी का प्रतिशत दिखा रखा है, तो चीनी का प्रतिशत S4 में कितना है, 28%। और टोटल मिठाई कितनी है S4 की, S4 ने कितनी मिठाई बनाई है, 150 किलोग्राम, और इसका प्रतिशत 28 नहीं 18% है ये। S4 में चीनी कितनी है, 18%, और S4 का टोटल वजन कितना है, 150 किलो। तो 150 का 18% निकालना है, और 150 का 18% कितना हो जाएगा, 27 किलोग्राम। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। 85 है, ये भिन्न दे रखी है, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ठीक है, एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में ज़बरदस्त लॉजिक है, थोड़ा सा आप समझना। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आप सारे ऑप्शन सोल्व मत करना। अगर ये संख्या और भी देता ना कि 5-6 भिन्न और लिख देता, तो आपको सभी को सोल्व नहीं करना। आप ये देखो ऑप्शन सिर्फ 4 भिन्न दे रखी है, ऑप्शन में स्टेटमेंट में दी गई है 5, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों को ही सोल्व करके देख लो आप, आगे मत पढ़ना। इसमें देखो 5 भी दे रखी है, अगर ये 10 भी दे रखी होती है ना तो आपको सारी सोल्व नहीं करनी, जो ऑप्शन में 4 दे रखी है ना वो सोल्व करनी है आपको बस। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर 2 कंजुगेटिव नंबर ऊपर नीचे हैं, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 2 लगातार नंबर ऊपर नीचे है, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो जितने बड़े नंबर होंगे ना वो उतना ही बड़ा फैक्टर होगा, फ्रैक्शन होगा। 2/3 है, 5/6, 6/7 और 8/9, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 और 9। ठीक है, तो ये ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी इसमें से, 2/3। ये ध्यान रखना। जो 2 लगातार क्रमागत जो संख्याएं हैं, अगर वो ऊपर नीचे दे रखी है भिन्न के रूप में, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो जितनी जो बड़ी संख्याएं होंगी लगातार उतना ही बड़ा भिन्न बनेगा। 2 और 3 लगातार संख्या है, 5 और 6 लगातार है, 6 7 लगातार है, 8 9 भी लगातार है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 और 9 की भिन्न, तो भिन्न भी यही बड़ी हो जाएगी। 8 और 9 सबसे बड़े हैं ना लगातार नंबर, तो भिन्न भी यही हो जाएगी। अगर आगे चल के 11/12 होता ना तो इसमें से सबसे बड़ा 11/12 हो जाता। लास्ट में 99/100 होता ना कहीं पे, तो 99/100 इनमें सबसे बड़ी भिन्न है। लगातार 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 क्रमागत संख्या अगर दे रखी है ना भिन्न के रूप में, तब की बात है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 8/9। प्रश्न नंबर 86 है, नीचे सवाल में 2 कथन है, 1 और 2। तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो जाती है। सवाल है कि फॉरगेट शब्द को संकेतक लिखी में कैसे लिखा जाए। फॉरगेट को, पहला कि सर्कल को इस रूप में लिखा जाता है और ब्यूटी को इस रूप में। अब इसको आपको फॉरगेट बनाना है। फॉरगेट के लिए एफ इसमें से दे रखा, कहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एफ का ओ भी नहीं दे रखा, आर भी नहीं दे रखा, तो आप फॉरगेट को इससे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कौन से कथनों की जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट 1 चाहिए या 2 चाहिए या दोनों की जरूरत पड़ेगी। देखो आपको फॉरगेट का वर्ड बनाना है, कोड, लेकिन इसने ये दिया है कि इसके लिए कौन से कथन पर्याप्त होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें तो जवाब जो देने हैं, या तो आप स्टेटमेंट 1 यूज़ कर लो या स्टेटमेंट 2, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, जो सर्कल का जो लॉजिक लगा रखा है ना, जैसे बी से पहले वाला, आई से पहले वाला, सेम लॉजिक इसमें लग जाएगा, या फिर इस अगली स्टेटमेंट। दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट भी देता तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ये बताना है कि इनमें इनके आधार पर क्या हम फॉरगेट को कोड कर सकते हैं, कर सकते हैं, या तो एक हो तो भी कर देते, दोनों है तो भी कर देते।
पहला ऑप्शन है कथन एक और दो के उपलब्ध तथ्य मिलकर जवाब देते, नहीं कोई मतलब नहीं है दोनों का एक साथ होना, अगर एक भी कथन होता तो भी हम कर लेते। कथन दो में उपलब्ध तथ्य अकेले हिस्सा आपका जवाब देने के लिए पर्याप्त है, सही बात है, ये कथन दो पर्याप्त है। कथन एक में उपलब्ध अकेला पर्याप्त, ये भी पर्याप्त है, बी और सी भी सही है। लेकिन डी ने दोनों ही मिला के दे दी, या तो कथन एक या दोनों ही पर्याप्त, दोनों में से एक होता तो भी। अगर बी और सी अलग अलग होता तो दोनों ठीक है, लेकिन इसने डी को मिलाकर दे दिया दोनों की बात, या तो कथन एक से भी काम चल जाता या फिर कथन दो होता तो भी काम चल जाता हमारा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 ये रिलेशन का है, ये आपको खुद बना के देखना है। 88 का भी रिलेशन का है, नीचे मैंने सोल्व करा रखे है, उसमें सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, वहाँ देख लेना सॉल्यूशन में। ये दिशा वाला है, आपको ये दिशा बतानी है किस दिशा में चल के कहाँ पहुँच गया लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी एक्स डायरेक्शन बना रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके। इसके बाद क्या दिया है, अब देखो एक स्थान से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, पहले चला उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, और उसके बाद वो दाहिने मुड़ के चला 3 किलोमीटर। ठीक है, इधर चला है 3 किलोमीटर। इसके बाद वो दाहिने मुड़ के फिर 5 किलोमीटर, वापस यहीं पे आ गया। पहले ये इधर था, अब ये इस साइड आ गया, पूर्व की साइड। अब आगे क्या पूछा है कि अब वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इधर आने के बाद बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा 4 किलोमीटर। तो पूछा कि प्रारंभिक दूरी से कितना दूर हो गया, 3 तो ये हो गई और 4 ये कितना किलोमीटर हो गया, 7, और किस दिशा में है, पूर्व में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पेन कॉपी से बना के देखोगे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 90। ये है ज़बरदस्त प्रश्न। कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं और कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसमें है कि अच्छा ये तो सॉल्यूशन पूछ लिया, इसमें से स्टेटमेंट तो ये है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे चमगादड़ हैं। तो ये ऐसे बनेगा, कुछ सभी चूहे, ये चमगादड़ हो गया, और कुछ बिल्ली चूहे बनेगी, और ये सभी कुत्ते, ये ऐसे स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, ये बनेगा चमगादड़, और ये बनेगा चूहा, ये बनेगा कुत्ता, और ये बनेगा बिल्ली। अब पूछना कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, तो चमगादड़ कौन सा था, ये था। कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, चमगादड़ और कुत्ते का कोई कनेक्शन नहीं है, तो स्टेटमेंट एक गलत हो गई। यह कुत्ता है और ये चमगादड़ है। कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो ये बीच में चूहा था और ये चमगादड़ सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। अगला पूछा गया कि कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, कुछ चमगादड़ है, ये बिल्ली है, ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 और 3 ये सही है। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट इंग्लिश में अलग दे दिया भाई, नीचे अलग दे रखा है, ऊपर अलग है। एक बार ये बना के देख लेना, मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, इसके हिसाब से आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इसमें दिया है कि ऑल डॉग्स आर कैट, तो बीच में डॉग हो गया, ये सारी कैट हो गई। सम कैट आर माइस, कुछ जो ये माइस, ये चूहे हो गए, ये कैट है। ऑल रैट्स आर बैट, तो ये सारे चूहे और ये बैट चमगादड़ हो गए, ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये बीच वाला कुत्ता है, ठीक है, ये बिल्ली है, ये चूहा है और ये चमगादड़ है। अब बनाना आपको सम बैट आर डॉग्स, सम बैट आर डॉग्स, ये ठीक है स्टेटमेंट पहली वाली भी, सम बैट्स आर डॉग, ये स्टेटमेंट एक ठीक है। सम रैट आर डॉग्स, सम रैट कहाँ है, चूहे, आर डॉग्स चूहा का उनका कोई कनेक्शन नहीं, स्टेटमेंट 2 गलत है। सम बैट आर कैट, सम बैट ये रहे आर कैट, सम बैट आर कैट ये भी सही है, स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसमें शायद एक गलत है, मिस प्रिंट हो रखा है इसमें से ऑप्शंस के हिसाब से आंसर, तो आप चेक कर लेना, इसके शायद चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं।
अगला प्रश्न भी ये कथन और वो कथन निष्कर्ष वाला ही दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें भी। और ये आप जो सर्कल से जो बनाते हैं ना उसके हिसाब से ही सही रहेगा ये। इसमें दिया है कि सभी मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ फोल्डेबल हैं, सभी फोल्डेबल बेड हैं। ये फोल्डेबल हैं और ये सारे बेड हो जाएंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो ये तो बीच में तो क्या है, सभी मेज है, ये कुर्सी हैं और ये बेड हो गया, ये फोल्डेबल हो गया। इसके हिसाब से आपको सोल्व कर लेना, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनेगा। सभी बेड कुर्सियाँ हैं, सभी बेड कुर्सियाँ हैं, पहला निष्कर्ष पूछा है। तो ये बेड हो गया बाहर का, तो सभी बेड कुर्सियाँ, ये तो गलत है, कोई स्टेटमेंट नहीं निकलेगी। स्टेटमेंट तो कि सभी मेज फोल्डेबल है, मेज तो इधर है और ये फोल्डेबल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत इसकी दी गई है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ना तो 1 निकलेगा ना 2। प्रश्न 92 का है ये सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मैं आपको एक बार ट्राई करते हैं, अगर हो जाता तो अभी के अभी। 4 महिलाएं और 4 पुरुष एक गोल मेज पर बैठे एक दूसरे के मुंह को सामने करते। तो आपको गोल मत बनाना, मैं आपको समझाता हूँ, आपको ऐसे बना लेना है। 4 यानी कि 8 बंदे बैठाने हैं, ऐसे करके आमने सामने बैठाना है, ABCD और EFGH। कोई भी 2 महिलाएं 2 पुरुष आसपास नहीं बैठे, यानी कि अगर एक आदमी बैठा है तो इधर एक औरत है, इधर औरत है तो इधर आदमी बैठा है, एक साथ 2 कोई भी नहीं बैठा। C जो G और E के बीच में बैठा D के सामने है। देखो एक साइड C के सामने कौन सा है, D। C किस किस के बीच में बैठा है, G और E के, या तो इधर G आएगा इधर E करके, ठीक है। इसके बाद है I जो D और A के बीच में बैठा है, D और A के बीच में आपको I बैठा देना है, और G के सामने है, G के सामने I हो गया। H B के लेफ्ट में बैठा है, H B के बाईं ओर बैठा है, इनमें से एक B हो जाएगा इधर, और ये B के लेफ्ट साइड में H हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बनेगी। A के बाईं ओर कौन बैठा है, A और A के बाईं ओर जो इधर ये बैठा है, ये कौन बैठा है, E। A के बाईं ओर कौन बैठा है, E बैठा है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट A है ये इसका आंसर हो जाएगा E। एक बार आप ट्राई कर लेना, सोल्व कर लेना, काफ़ी आसान है। अगला प्रश्न नंबर 93। सेलेक्ट द वन, इनमें से 4 में से 3 एक से है, एक हरा है, अलग है, वो क्या है। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों एक जैसे हैं, ये तत्व है, लेकिन हीरा, डायमंड ये अलग है, ये कार्बन की एलोट्रोप फॉर्म है, कार्बन का एक अपरूप है, एलोट्रोप है कार्बन का। ये तीनों तो एक तत्व हैं, एलिमेंट्स है ये, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला है ओड वन आउट निकालना है, इसमें से 3, 7, 11, 9, 13, 13, 17, 4, इसमें से अलग अलग बताना आपको क्या है। तो इसमें आप सीरीज देखो एक बार ध्यान से, 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 4, 13, और ये एक बार स्ट्रक्चर देखो, 3, 7, 7, 11, तो ये देखो 3 और 4 कितना बन गया, 7, ठीक है। 7 और 2 9, फिर 9 और 4 13, 13 और 2 15, यहाँ पे दिया है कितना गया है 14, यहाँ पे 15 आना था। अगला कितना 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 और 2 19, तो ये आना था 15 और 19 करके, यानी कि एक छोड़ के एक, पहले 4 जोड़ना फिर 2 फिर 4 फिर 2, ठीक है। तो 14 और 18 ये गलत है, इसकी जगह 15 और 19 आएगा। अगला प्रश्न नंबर 95, ये वही है कथन निष्कर्ष वाला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या दी है, कथन दिया है, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, ठीक है। निष्कर्ष है कि मणि की माँ ने सूप बनाया था, और दूसरा है कि मणि को सूप पसंद आया। आपको ये बताना है कि उसमें से कौन सी कथन सही है। तो मणि की माँ ने सूप बनाया, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि सूप किसने बनाया था, लेकिन मणि ने कहा कि सूप स्वादिष्ट है, इसका मतलब मणि को सूप पसंद आया था।
केवल कथन 2 ही अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 95 का। अगला है 96, इनमें से बताना कि अलग क्या है। PEIOU, तो आपको पता है चारों स्वर है वोवल AEIOU। पी क्या है, एक व्यंजन है, तो पी अलग हो जाएगा ए वाला। अगला है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त संबंधों को अच्छे से दर्शाता है। और ये एक वर्ड दे रखा है, जैसे लावा का है वोल्केनो से संबंधित, ठीक है। तो इसमें से कौन से आपस में सही संबंधित है, यानी कि ज्वालामुखी में क्या निकलता है, वोल्केनो ज्वालामुखी में से लावा निकलता है गर्म। ठीक उसी प्रकार इनमें से जो भाप होती है वो गर्म पानी के झरने में से निकलती है। लावा किस में से निकलता है, ज्वालामुखी में से क्या निकलता है, लावा। तो भाप किस में से निकलती है, गर्म पानी के झरने में से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। 98 का है ये जो 2, 8, 32, 5, 7 और 70 का जो कनेक्शन है वो ही आपको बताना है कि ये कनेक्शन किस में भी है आगे, ठीक है। जो इसमें है 2, 8, 32, 5, 7 और ये, तो ये देखो 8 को 4 गुना, देखो 2 का डबल कर दो कितना होगा 4, 8 चौक 32, इसका डबल कर दो कितना होगा 10, 10 आते 70। तो यानी कि पहले वाले का डबल करके दूसरे वाले से गुणा करनी है। पहले वाले का डबल दूसरे से गुणा करो, तो पहले का डबल 8, 12 8 96 सही है, तो ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। पहले का डबल करके दूसरे वाले से गुणा करके तीसरा नंबर हमें मिलेगा। ये 99 नंबर का दिया है, आपको बताना है क्या, तो इसमें से ये है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही बीच वाले में लगेगा। 14, 21 को 165 बनाना है आपको, 14 और 21 को 165 बनाना है। आपको 165 का फैक्टर याद हो तो आपको बनता है 65, 15 गुना में 11, 99 का बनेगा 11 गुना में 9, ठीक है। तो ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखो 11 10 के आसपास है, यानी कि 10 में 1 जोड़ दिया 11। 17 का मतलब क्या है, 17 में 1 जोड़ दो 18, इसका आधा कर दो। 21 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 22, इसका आधा कर दो तो क्या बनेगा 11। 14 में 1 जोड़ोगे तो 15, सेम इसलिए 13 में 1 जोड़ोगे तो 14, 19 में 1 जोड़ोगे 20, 20 का आधा कर दिया 10, तो 14 गुणा 10 140। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन नीचे दिया है। ये लास्ट है, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। और इसमें है जैसे 4, 5 41 बनेंगे, 6, 3 45, तो ये क्या बनेगा, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 4 चौक 16, 25 41, 36 और 9 45, तो 7 7 49 और 58, तो इसमें कितना जुड़ेगा 9। 9 यानी कि किसका स्क्वायर 3 का, तो 3 इसका आंसर, 9 नहीं आएगा इसको तो 3 होएगा, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर किया गया है। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो सभी प्रश्न के आंसर की दे दी, ये आपको बाद में देखने, पहले सोल्व करके देखना। ये सभी का सॉल्यूशन नीचे करवा रखा है सभी प्रश्नों का, सिर्फ हरियाणा जीके वालों का सॉल्यूशन नहीं करवा रखा। हरियाणा जीके कितनी क्लास होगी वो आपको खुद से आने चाहिए हरियाणा जीके के, बाकी सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे करवाया गया है। ये सारे 100 प्रश्न है, ये पहला प्रैक्टिस सेट आज हमने करा है हरियाणा जीके का, हरियाणा CET एग्ज़ाम के लिए। हरियाणा CET का हमने पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, 100 के 100 प्रश्न हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्लास है ये सारी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, जो आर्यभट्ट एकेडमी है उसकी भी डिटेल्स दे रखी हैं, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अब CET का पेपर होगा तो आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चलो फिर यही था आज की क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।